हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। बेटे समय के हिसाब से आप लोग देख लेना कि क्या आपके लिए सही है। गुड मॉर्निंग सही है, गुड आफ्टरनून सही है या गुड इवनिंग सही है। बेटे आज का जो वीडियो मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ वो आपके पास में संबंध और फलन का ये 16वां वीडियो। और खुशी की बात ये है आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं। कहने की बात ये है अब इसके अंदर कोई चीज़, कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है जो NCERT का हमारे हाथ से छूट गया हो। ठीक है, आज की पढ़ाई करने से पहले बेटा एक काम जरूर करते हैं। जो ये रेड सा लिखा हुआ सब्सक्राइब है ना, इसको बेटा टच कर दो तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस आसानी से मिल जाएं। साथ में बेटा बेल आइकन भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको अच्छे से प्राप्त होता रहे। चलिए बात करते हैं जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली जो वीडियो थी हमारे पास में, जो वीडियो नंबर 15 मैंने आपके सामने कराई थी, उसमें मैंने आपके पास में क्वेश्चन नंबर शायद 13 तक कंप्लीट हो गया था। आज मैं 14 से थोड़ा कंटिन्यू करूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 से मैं कंटिन्यू आपके सामने करूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, फिर बात करेंगे बाद में और चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा या अगर किताब आपके पास में हो तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। कहा गया है निम्नलिखित प्रकार के समुच्चय, एक समुच्चय इसने दिया है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास में कि हमारे पास एक समुच्चय दिया गया है 0, 1, 2, ठीक है, 3, 4, आपके पास में ये दिया है 5 तक, राइट। थोड़ा सा समझ ले इस क्वेश्चन को। ये हमें कोई सेट दिया गया है में एक द्विआधारी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया स्टार उसने दी है, बिल्कुल ठीक बात है। और स्टार किस तरीके से दी है उसको परिभाषित किया है, नीचे इसने लिखा है A स्टार B इज इक्वल टू, मैं बताता हूँ ये क्या दिया है इसमें, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं। देखो, अगर मैं कोई दो एलिमेंट लेकर के चलता हूँ इस सेट में से, मैं जनरली बात कर रहा हूँ आपके सामने कि कोई अभी पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, इनमें से संख्या कोई नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, हमने A भी लिए हैं। तो अगर A स्टार B एक दूसरे से ऑपरेट होंगे बेटा, तो इसका मतलब ये है कहने का कि इसकी वैल्यू A प्लस B बनेगी। ध्यान से देखना, अगर यदि इन दोनों संख्याओं का योगफल आपके पास में 6 से कम रहे, A प्लस B जो है वो छोटा रहे 6 से, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा है? और इसने कहा है कि इसकी वैल्यू आपके पास में बेटा A प्लस B -6 बनेगी यदि, ठीक है, यदि आपके पास में A प्लस B का जो वैल्यू है वो बड़ा या बराबर रहे 6 से। इसको बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। अब मैं सपोज कर लेता हूँ सेट को A मान लेता हूँ ताकि मैं लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे और भी। ठीक है, इसको रफ कीजिए, क्या लिखा है ये। चलिए बात करते हैं। हमारे पास में इसने कहा है सिद्ध कीजिए, ठीक है, क्वेश्चन सामने लिख लिया हमने। अब वो मेरे को कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि शून्य इस संक्रिया का तत्समक अवयव है। यानी कि हमें इसके अंदर जो ये 0 है ना, इसको दिखाना है कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा, यानी कि तत्समक अवयव का काम करेगा। चलिए ये बता दूंगा अभी। दूसरी बात, तथा समुच्चय का प्रत्येक अवयव A इज नॉट इक्वल्स टू 0 व्युत्क्रमणीय है। यानी कि 0 को छोड़ करके, इसको अगर 0 को मैं छोड़ दूं, 0 को छोड़ करके बाकी जितने भी अवयव इसमें बचे हैं उन सभी का प्रतिलोम यानी कि इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। और इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं जो इसने दिया है 6 - A का प्रतिलोम है। ये चर्चा हम करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट इसमें है, हम लोगों को ये शो करना है, ये दिखाना है बेटा कि 0 जो है इस ऑपरेशन के लिए, इस संक्रिया के लिए मेरे भाई आपके पास में तत्समक अवयव बन जाएगा। तो बड़ी आसानी से इसको दिखाएंगे कि हम लोगों को तत्समक अवयव की प्रॉपर्टी पता होती है कि अगर मैं A स्टार E करता हूँ तो इट इज़ ये A के इक्वल आता है, या फिर E स्टार A करता हूँ तो भी ये A के इक्वल आता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये प्रॉपर्टी होती है आपके पास में जो मैंने लिखा आपके सामने, ये तत्समक अवयव की प्रॉपर्टी होती है, जहाँ पर ये E जो है E ही तत्समक अवयव होता है। E को ही हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। और ये जो A एंड E है ये दोनों के दोनों सेट से आते हैं। जिस सेट के बारे में बात करें, जैसे इस क्वेश्चन में हम इस सेट A के बारे में बात करें तो ये दोनों के दोनों अवयव A में से ही आएंगे, इससे बाहर से कहीं से नहीं आएंगे। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन का कमाल है। ठीक है, तो हम लोगों को ये शो करना, अब इसमें ढूंढना तो नहीं है, उसने खुद ही कहा है कि 0 को शो करके दिखाओ आप। तो आप E इज इक्वल टू 0 लेके चलो। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी जगह, ठीक है, मैं 0 लेके चलता हूँ और E की जगह मैं 0 रखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो क्या मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि A स्टार 0 की क्या कंडीशन बनेगी। दिस इज इक्वल टू, अब A स्टार 0 बेटा ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास में A क्या है? A एक्चुअली इस सेट का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। इस सेट का कोई भी एलिमेंट हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, वो कुछ भी हो सकता है आपके पास में।
तो आप लोगों को हमने जनरली लिया है ए। अब इसको ऑपरेट कीजिए। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, अगर इसको ऑपरेट करेंगे, इसका मतलब क्या है, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को जोड़ के अगर हम देखें, थोड़ा सा कंसीडर करें, थोड़ा सोचने का प्रयास करें, a प्लस 0, ए में से कोई भी वैल्यू इसमें से लो, सबसे बड़ी वैल्यू अगर 5 भी लेंगे तो 5 प्लस 0 कितना बनेगा, 5 प्लस 0 5 ही बनेगा ना। इट मीन्स ये तो 6 से छोटा ही रहेगा ना बेटा। तो अगर 6 से छोटा रहेगा तो कौन सा इसमें डेफिनेशन जो परिभाषा दी गई है, तो कौन सी परिभाषा काम करेगी, ये वाली परिभाषा आपकी काम करेगी। इट मीन्स हमारे पास में ये बनेगा a प्लस 0, राइट। जब a प्लस 0 हम लोग बात करेंगे, a प्लस 0 में हम जब बात करेंगे तो ये इज इक्वल टू a आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और हम लोगों को यही शो करना है कि ये जो है ऑपरेट होने के बाद में कोई इफेक्ट नहीं दिखाता, कोई प्रभाव नहीं दिखाता, ठीक है। अब इसकी बात कर लो, चलो 0 स्टार a दैट इज इक्वल टू, इस कंडीशन में भी यही बनेगा कि 0 प्लस a दैट इज इक्वल टू a, ठीक है। अब इससे आप कह सकते हैं, इससे अतः हम यहां लिख सकते हैं, अतः 0 a में, a मतलब जो सेट दिया गया था उसको मैंने a मान लिया था, a में तत्समक अवयव है। कैसा अवयव बेटा, तत्समक अवयव, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट है आपके पास में। ये आपको क्लियर है। आप किसी भी एलिमेंट को लेकर के चल सकते हो a के साथ में, ये हमेशा ही तत्समक अवयव की प्रॉपर्टी जो यानी कि जो गुण होता है उसको ये शो करेगा। अब मन को समझाने के लिए इसमें एग्जाम्पल रख के भी दे सकते हो, ठीक है, कुछ भी रख के दे सकते हो, तो आप हमेशा ही वही रिजल्ट पाओगे। चलो देख के देखो। अच्छा 3 स्टार में 3 लेके चलता हूँ, 3 स्टार 0 इज इक्वल टू, कंडीशन कौन सी बनेगी, अगर 3 और 0 को जोड़ू, 6 से कम रहेगा तो a प्लस बी, यानी कि 3 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 3। तो देखिए यही आ रहा नहीं आ रहा। तो 0 जो है आपके पास में इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट का बेटा काम करेगा। तो हम लोगों को ये क्लियर है, ठीक है, हम लोगों को ये क्लियर है कि 0 जो है वो इसमें तत्समक अवयव है। तो हमने फर्स्ट पार्ट इसको प्रूफ हमने कर दिया। सेकेंड वन में क्या कहना चाह रहा है उसको थोड़ा सा देखिएगा। सेकेंड में कहना चाह रहा है हमारे पास में कि 0 को छोड़ के सिद्ध कीजिए कि इससे कहा, इसमें देखिए दूसरे पार्ट था के बाद वाला पार्ट पढ़िए, क्वेश्चन जो स्क्रीन पे लिखा उसमें, समुच्चय का प्रत्येक अवयव a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 को छोड़ करके, इस 0 को छोड़ करके सभी उत्क्रमणीय हैं। उत्क्रमणीय का मतलब है व्युत्क्रमणीय का मतलब है उनका प्रतिलोम निकाला जा सकता है, उनका इन्वर्स निकाला जा सकता है। चलिए बात करते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं इन्वर्स यानी कि प्रतिलोम से संबंध में, है ना, प्रतिलोम के संबंध में हम लोग बात करते हैं। इसको समझें और बेटा अच्छे से नोट करें, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब हम अगर बात करें प्रतिलोम की, तो कैसे हम लोग प्रतिलोम की डेफिनेशन क्रिएट करते थे, बनाते थे, वो करते थे कि अगर मैं a स्टार b, ठीक है, इज इक्वल टू ई आ जाता था, बिल्कुल ठीक बात है, या फिर b स्टार a e के ही इक्वल रहता था, ये कंडीशन अगर होती थी तो हम ये कहते थे कि b जो है वो a का इन्वर्स है, राइट। प्रतिलोम को लेकर के हमने ये बात कही थी कि b जो है a का इन्वर्स होगा अगर ये कंडीशन बने, ठीक है। अब चलिए हम बारी बारी से इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। कैसे बात करते हैं, चलिए देखो, अगर मैं बात करूं a स्टार b की, ध्यान से देखिएगा बेटा, तो दिस इज इक्वल टू क्या रहेगा, हमें पता है कि अगर a प्लस बी हम ऐड करते हैं तो ये डेफिनेशन क्या कहती है, यहाँ पे आता है a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी यदि a प्लस बी की वैल्यू 6 से छोटी रहे। मैं वो डेफिनेशन लिख रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन अभी कर दूंगा, टेंशन ना लो। ये a प्लस बी माइनस 6 रहेगा यदि a प्लस बी की जो वैल्यू है बेटा वो बड़ी या बराबर है 6 से, बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें बात क्या करनी है हम लोगों को, ठीक है, हम लोगों को बात ये करनी है बेटा कि ये e है क्या, एक्चुअली ये e है क्या, ये 0 है, ये क्या है, 0 है आपके पास में, ठीक है, ये 0 है, यानी कि a स्टार b आपके पास में कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है ना, यही कहना चाह रहे हैं ना, a स्टार b 0 आना चाहिए और b स्टार a भी 0 आना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि जो b है ना बेटा वो a का इन्वर्स, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा बेटा ध्यान से देखिएगा, इसमें जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, अगर ये 0 के बराबर है, ध्यान दीजिए, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, ध्यान दीजिएगा बेटा, तो ये कंडीशन a प्लस बी किसके इक्वल आएगा, यहाँ लिखो बराबर 0। यदि
मैं जो समझाना चाह रहा हूँ देखिए, इस जीरो की वजह से मैंने यहाँ जीरो लिखा क्योंकि आपको पता है बेटा, ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास में, ठीक है, इन दोनों को ऑपरेट करें और a प्लस बी की वैल्यू 6 से छोटी रही तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों को जोड़ के वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। और अगर 0 आएगी, इसी तरीके से आप यहाँ पे बात कर सकते हो, अगर a प्लस बी का योगफल आपके पास में बेटा 6 से बड़ा है, बराबर है, तो ये a प्लस बी माइनस 6 इज इक्वल टू भी 0 लिखेंगे। और यदि थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना, काम आपका बिल्कुल तैयार है, सिर्फ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली कंडीशन से बात करते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर b की यहां से वैल्यू निकालें, इनवर्स हम निकालें, b इनवर्स कह रहे हैं ना, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, माइनस के a के, ठीक है। इट मीन्स b जो होगा वो जो भी नंबर लेंगे उसका माइनस होगा, उसका ऋणात्मक पक्ष होगा, यानी उसको माइनस में हम लेंगे। अब थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाओ, क्या इसके अंदर आपको कोई माइनस वाली राशि दिख रही क्या? अगर हम a की जगह बेटा, अगर हम a की जगह हम 2 लेके चलें तो -2 आ जाएगा। तो क्या -2 इसमें मिलेगा क्या? क्या -2 है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब ये आपके पास में वैलिड केस नहीं है। आपके पास में हम यहाँ पे लिखेंगे b इज इक्वल टू -a, b इज इक्वल टू -a, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू a। इसका मतलब इस केस में तो आपको ये हासिल नहीं होंगी चीज़ें। इस वाले में बात करते हैं कि अगर a प्लस बी -6 इज इक्वल टू 0 हो, बिल्कुल ठीक बात है, और हम लोग यहाँ से b की वैल्यू निकालें, दैट इज इक्वल टू 6 माइनस a, चाहे देख लीजिए उधर ले करके जाएंगे। ये कब है? जब आपके पास में a और प्लस b का जो मान है, यानी कि उस नंबर और उसके इनवर्स का जो योगफल है, अगर वो 6 से बड़ा हो जाए आपके पास में, तब आपके पास में ये जो है इनवर्स बनेगा। अब देखिए सवाल पे जाइए फटाफट। उसने कहा है, नीचे जो लाइन लिखी है उसने कहा है कि 6 माइनस a का प्रतिलोम है, यही तो है। इसी को तो कहते हैं, b को हमने भी लिखा तो था कि b क्या होता है, व्हाट इज b a का प्रतिलोम होता है। यानी कि आपके पास में लिखता है कि a का जो प्रतिलोम है, a का इनवर्स, वो 6 माइनस का a होगा, और ये केस भी सही है आपके पास में। ये तो ये क्वेश्चन बेटा मुझे लगता है क्लियर हो गया, इसमें और कुछ चीज़ बाकी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर, आप लोग इसको लिखना चाहते हो या फिर जैसे भी मर्जी पड़े वो कर लीजिए, पॉज कर लो, कुछ भी कर लो। तो चलिए बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 15 की। नंबर 15 में अगर हम बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बेटा हम बात करें तो उन्होंने किया है कि एक सेट दिया है, एक ना 2 सेट दिए हैं। सेट ए दिया है आपके पास में, सेट ए इज इक्वल टू दिया है, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये आपके पास में दिया है बेटा कि -1, 0, 1, 2, ठीक है, बस यही है, 4 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। और उसके बाद में सेट बी एक गिवन है हमारे पास में, ठीक है, वो गिवन है -4, -2, 0 एंड 3, ठीक है। और 2 फंक्शन कह रहा है, एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है। यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं, f एंड g, ये दोनों के दोनों फंक्शन जो डिफाइन किए गए हैं वो a to b दिए गए हैं। यानी कि इसको 2 कंडीशन ना लिख करके हम f a to b या फिर g a to b ना लिख करके इसने इकट्ठा ही इसको लिख दिया ऐसे करके, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। वो तो सिर्फ एक लिखने का तरीका है, पढ़ने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों को डेफिनेशन दिया है कि fx जो है बेटा वो इज इक्वल टू है x² माइनस x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। बिल्कुल सही बात है, ये x आएगा a में से। एंड अनदर जो gx दिया है उसकी डेफिनेशन दी है आपके पास में 2x माइनस 1/2, और ये x भी आपके पास में कहाँ से आएगा बेटा, a में से ही आएगा, ठीक है। अब ये कह रहा परिभाषित है वो तो हम समझ गए, तो हमें क्या फलन f और g समान है या दोनों फंक्शन सेम है उसके बारे में बताता हूँ अभी। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, ठीक है। औचित्य का मतलब वही है कि आप इस पर डिस्कस कीजिए। चलिए, हम लोगों को अगर 2 फंक्शन को कभी इक्वल देखना होता है, फंक्शन अगर हमारे पास में, फंक्शन एक मशीन ही होती है, आपको पता है, क्लास 11th में मैंने एक वीडियो डाली है फलन को लेकर के, मेरी प्लेलिस्ट में आसानी से मिलेगी। फंक्शन जो है आपके पास में एक मशीन के तरीके से काम करता है। अगर इसमें कुछ इनपुट डालते हैं, यानी कि x की वैल्यू डालते हैं और कुछ निकल के बाहर आता है, यही तो होता है। तो अगर हमारे पास में 2 फंक्शन है, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, ठीक है, आपके पास में। अब कहने की बात यह है कि ये दोनों फंक्शन बराबर हैं, यानी कि दोनों मशीनें समान हैं,
तो अगर इसमें मैं जो कुछ, अगर मैं इसमें भी x मैंने डाला, इसमें भी x डाला, तो इस प्रोसेसिंग के बाद जो ये f इसकी हालत ख़राब करेगा, जो निकलेगा y। तो अगर इससे भी y निकले, यानी कि इसमें x डालने से y निकल रहा, इसमें x डालने से भी y निकल रहा, तो दोनों मशीनें तो समान होंगी भाई। जब हम सेम चीज़ मशीन में डाल रहे हैं और वो सेम ही चीज़ आउटपुट मिल रही है हम लोगों को, तो इसका मतलब दोनों मशीनें अलग अलग नहीं है, सेम है। तो वही चीज़ हमें इसमें दिखानी है। इस क्वेश्चन के अंदर में क्या दिखानी होगी बेटा कि f-1 इसमें से लेके चल रहे हैं ना, वो हमेशा g-1 के इक्वल होना चाहिए। और ऐसे ही आप लोगों के पास में f0 g0 के इक्वल होना चाहिए। इसी प्रकार से f1 आपके पास में बेटा g1 के इक्वल होना चाहिए। एंड जो f2 है वो भी आपके पास में g2 के इक्वल होना चाहिए। आप इनकी वैल्यूज़ आप निकाल करके चेक करोगे, अगर ये बराबर आती है बेटा, तो हम लोग कह सकते हैं, ईजिली कहेंगे, कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है कि समान फलन है। और वो आएंगे, वो समान आएंगे जब वो कह रहा है सिद्ध करवाने को, तो हम लोग ये आएंगे बेटा। तो चलिए हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक करके, ठीक है। चलिए पहले हम निकाल लेते हैं f, ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ से शुरू कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले मैं f-1 निकाल रहा हूँ। f-1 की डेफिनेशन ये रखी है आपके पास में, तो यानी कि -1 का होल स्क्वायर -1, समझ में आया? क्योंकि फंक्शन ये है, डेफिनेशन f की डेफिनेशन ये है बेटा, है ना। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। अगर हमारे पास में ये 1 + 1 यानी कि f-1 आपके पास में आ जाएगा 2, राइट। अब मैं निकाल के देखता हूँ g-1 ये आ जाएगा 2 इंटू आपके पास में x की वैल्यू हम -1 रखेंगे, -1/2, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया बेटा, हाँ, यहाँ पे ना इस फंक्शन में -1 है। देखिए क्वेश्चन के अंदर x बिलोंग्स टू a, देखिए ये -1 भी है किताब में, आप देखिए, ठीक है। हाँ तो अब सही होगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। तो g-1 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू 3/2, आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको, ये आएगा -1, ये कटेगा 2 से 2, और 3 में से 2 घटेगा तो आपके पास 3 में से 1 घटेगा तो 2 ही आएगा। तो g-1 की वैल्यू भी आपके पास में कितनी आई, 2 आई। तो देख रहे हो ना कि g ये वाला कंडीशन फॉलो हो गई, ये वाली पहले वाली। ऐसे ही आप लोग जब 0 वाली कंडीशन को देखोगे, चलिए f0 देख लीजिए, f0 मीन्स आपके पास में जब इसमें रखोगे तो 0 ही आ जाएगा, राइट, आपके पास में। उसी तरीके से आप लोग अगर g0 निकालोगे, इसमें रखोगे 2 इंटू 0 - 1/2, ठीक है, और माइनस का 1, ये आपके पास में आ जाएगा 1/2, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी चीज़ इक्वल आ रही है। ऐसे ही आप लोग इनको चेक करके देख लीजिएगा घर पर आराम से अपनी कॉपी में, तो ये बेटे बराबर आएंगे। तो हम इसे कहेंगे कि हाँ ये जो फलन है बेटा ये बराबर है, इनमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 वैसे तो बहुविकल्पीय है बेटा, लेकिन हमें थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी देखना होता है, एग्ज़ाम में आ भी सकता है। आपको थोड़ा सा हर पहलू में सोचना ज़रूरी है, क्योंकि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, बड़े बच्चे हो, ठीक है, तो सब चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम लोग बात करें, आपकी स्क्रीन पे लिखा अगर पढ़ा जाए, वो कह क्या रहा है, करवाना क्या चाह रहा है, उसको थोड़ा सा समझ लें। इस क्वेश्चन को समझने का ही फेर है बेटा। अगर ये समझ में अच्छे से आ गया तो आप लोग इजीली इसको देख लोगे, ठीक है। इसमें इसने कहा है कि एक सेट दिया, यदि ए कोई सेट हो मेरे पास में, ए इज़ अ सेट 1, 2 एंड 3, इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, और कह रहा है हो तो ऐसे संबंध जिनके अवयव, अच्छा, जिनमें अवयव 1,2 तथा 1,3 हो और जो स्वतुल्य सम्मित हो किंतु संक्रामक नहीं हो, कितनी बनेगी आपके पास में। यार कहने का मतलब उसका ये मैं समझाता हूँ आपको। जो आपके पास में संबंध बनेंगे, इसमें वो बनेंगे एक रो से ऐसे तो बनते हैं, मैंने बेटे संबंध पढ़ाते ही बताई थी कि संबंध बनते कैसे हैं। किसी सेट की उसी में अगर आप कार्तीय गुणनफल करो तो सेट बनेगा। सेट क्या बनेगा देखिए जरा, मैं बना रहा हूँ, ठीक है, 1,1, ठीक है, नहीं आता चलो बताता हूँ, इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए, 1, 2 एंड 3 की कार्तीय गुणनफल होगा 1, 2 और 3 से। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आ जाएगा ऐसे, कर्मित युग्म बनेगा हमारे पास में। कौन कौन से बनेंगे कि 1,1, 1,2, ठीक है, 1,3, ठीक है, आपके पास में। इसी तरीके से इनके बीच में भी कोमाज आएंगे, 2,1, 2,2 एंड 2,3, फिर 3,1, ठीक है, 3,1 यहाँ लिख लीजिए, 3, आपके पास में 2 एंड 3,3। तो ये एलिमेंट्स आएंगे आपके पास में इनकी कार्तीय गुणनफल को, और इसी को हम रिलेशन बोलते थे आपके पास में। इसी को क्या बोलते थे, संबंध बोलते थे आपके, इसी में से संबंध निकलेगा।
अब हमें ये कह रहा है कि उसकी कंडीशन के हिसाब से ये कह रहा है कि इससे, क्योंकि संबंध जो बनते हैं एक रो से, चलो अभी एक रो से ही लिखो, संबंध जो बनता है, कोई भी संबंध होता है वो आपके पास में सबसेट होता है एक रो से का। ये हमने बात आपको पहले भी समझाई है। तो यानी कि इसी में से संबंध निकलेंगे। हमें ये कहा गया है कि ऐसे कितने संबंध बनेंगे जिसमें अवयव आपके पास में 1,2 ये और साथ में 1,3 ये तो आए ही आए, ये दोनों के दोनों अवयव आए और वो स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक ना हो। तो ऐसे कितने आपके पास में सेट बनेंगे। चलिए बात करते हैं बहुत आसानी से। कैसे बात किया जाएगी, हम संबंध लिखते हैं। सबसे पहली बात आर लिखते हैं जो बनेंगे, देखते हैं सबसे पहले बना के देखते हैं। उसने कहा है कि ये स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य का मतलब आपके पास सिंपल सी बात, स्वतुल्य के लिए ये एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 ये तो आएंगे ही आएंगे। का स्वतुल्य कहाँ है उसमें, ठीक है, आपके पास में ये तो आएंगे ही आएंगे 3 है ना। और बेटा एक उसने कहा है कि हमारे पास में 1,2 भी आएगा, साथ ही साथ 1,3 भी आएगा। अब सोचने की बात है, उसने कहा स्वतुल्य होगा, ठीक है, ये उसकी बात मान ली हमने। साथ ही साथ उसने कहा ये 2 एलिमेंट आएंगे और सम्मित होगा। अगर सम्मित होगा तो बेटे अगर 1 2 आया है तो 2 1 तो आएगा ही आएगा। सम्मित में तो यही होता ना रिलेशन, ठीक है, एक दूसरे से है ना। सम्मित ए संबंध बी से है तो बी वही संबंध ए से रखेगा, ठीक है। फिर अगर 1 3 आया तो 3 1 भी जरूर आएगा, ठीक है। इसको यही बंद कर दीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला आ गया एलिमेंट, ठीक है, 1 2 वाला एलिमेंट आ गया, 1 3 वाला आ गया, 2 1 वाला भी आ गया। ये नहीं आया, 3 1 वाला आया है, 3 1 वाला आया है, बिल्कुल सही बात है। ये नहीं आया है और ये भी आ गया है। तो हमारे पास बचे सिर्फ ये वाले, एक ही बचा बेटा, एक ही बचा। और अगर मैं इसके अंदर इनको भी इंक्लूड कर दूं, 2 3 और 3 2 को भी मैं इसमें अंदर बिठा दूं इस सेट के अंदर, इसके आर के अंदर, तो हमारा जो रिजल्ट वो कह रहा ना संक्रामक नहीं, तो ये संक्रामक हो जाएगा अगर हम इसको इसमें कर देंगे। आप देख लीजिए जरा, चेक कर लीजिएगा। अगर इसको हम इंक्लूड करेंगे, अभी इसको बिना इसके देखो जरा, ये तो यहाँ ये तो स्वतुल्य वाली बात है, ठीक है। ये उसके एलिमेंट उसने दिए थे, उसको हमने सम्मित से ऐसे बना लिया, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर वो आपके पास में उन बाकी एलिमेंट्स को भी हम इसमें डाल देते हैं तो बेटे हमारे पास में संक्रामक संबंध बन जाएगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन की शर्त को पूरा नहीं करता है। तो इसका मतलब ऐसा केवल एक ही आपके पास में रिलेशन बनेगा जो आपके सामने रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए। इसका एक बेटा इसी का भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन 17वां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, वो बिल्कुल इसी का ही भाई है। वही बात उसने पूछी है इस बार। चलिए बात कर लेते हैं 17वें क्वेश्चन की भी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वो आया स्क्रीन पे आपकी, आया। चलिए, कहा है कि अगर हमारे पास में सेट कोई ए हो, वो सेट 1 2 एंड 3 अपने अंदर एलिमेंट को कंटेन करता हो। चौक जरा चेंज कर लें हैं। चलिए, उसके बाद में हमें कहा है कि इसमें तो अवयव 1 2 को मतलब अगर हम लें तो कितने तुल्यता संबंध बन, ये तुल्यता संबंध की पहले बात कर लो। तुल्यता संबंध, तुल्यता है ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन आपके पास में। ये अगर कोई भी तुल्यता संबंध होता है तो उसमें 3 चीजें होती हैं आपके पास में, कि वो संबंध आपके पास में स्वतुल्य होगा, ठीक है, सम्मित होगा, ठीक है, और संक्रामक होगा, है ना। ये चीजें होती हैं। इट मीन्स हम लोगों को अगर तुल्यता की बात कर रहे हैं तो ये तीनों के तीनों उसके अंदर होने चाहिए। उसने कहा कि इससे ऐसे कितने संबंध बन सकते हैं कि तुल्यता संबंध हो, सारे के सारे तुल्यता संबंध हो। तुल्यता का मतलब स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो, और सब में ये एलिमेंट रहे, ठीक है, ये एलिमेंट आपके पास में रहे। तो वैसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग को टेस्ट करने वाला क्वेश्चन है ना, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए बात करते हैं, फिर वही बात करते हैं। अगर हम लोग इसकी एक रो से निकालें, क्योंकि जितने भी रिलेशन निकलेंगे वो इसी में से निकलेंगे। क्या आएगा, 1,1, ठीक है, 1,2, ठीक है, और 1,3 आपके पास में। थोड़ा सा और इसको कीजिए, 2,1, 2,2 एंड इसको थोड़ा रफ कर लें यहाँ से आगे से, क्योंकि समझ में तो आई गई चीज़ें, ठीक है। चलिए, फिर आपके पास में 2,3, साथ ही साथ आपके पास में 3,1, नीचे लिख लीजिए, 3,2 एंड 3,3। ये आपके पास में इसकी कार्तीय गुणनफल। जितने भी संबंध बनेंगे इस सेट को लेकर के वो सारे इसी में से आएंगे, इससे बाहर कोई नहीं आएगा।
अब उसकी शर्त पे चलते हैं। हम लोगों को सेट बनाना है, एक संबंध आर देखना है कि वो आपके पास में कैसा हो। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तुल्यता होना चाहिए ना, तुल्यता, तुल्यता है ना, तो स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य, ठीक है, सम्मित होगा, ठीक है, संक्रामक होगा, ठीक है, इंग्लिश में भी ध्यान रखो, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ये रिफ्लेक्सिव, आपके पास में सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। तो चलिए, अगर स्वतुल्य होगा तो इसका मतलब डेफिनेट सी बात है, इसमें ये वाला अवयव, निशान लगाता हूँ, ये वाला और ये वाला तो आएगा ही आएगा, स्वतुल्य होगा। तो लिखो 1,1, 2,2, 3,3, ये तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ उसकी शर्त भी मान ले भाई, उसने कहा 1,2 है इसके अंदर, तो लिख लो 1,2 भी लिख लो, ठीक है आपके पास में। चलिए 1,2 बाद में लिखते हैं, पहले उसकी शर्तें मान लेते हैं। चलो 1,2 लिख लो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अब कह रहा है कि सम्मित होगा, अगर 1,2 है तो बेटा 2,1 भी होगा, तो सम्मित होगा ही होगा। एक तो ये बनेगा, एक तो इसको यहीं बंद कर दीजिए, एक तो ये बनेगा, क्योंकि ये क्या है, आप इसको अगर ध्यान से देखिए, ये स्वतुल्यता ये भी कंडीशन होल्ड करता है, ये सम्मित भी है और ये संक्रामक भी है। चेक कर लीजिए, चेक करो। 1 देखो, 1 की इमेज 1 है आपके पास, 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज फिर से 1 है, हो गया संक्रामक। 2 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है और 1 की इमेज 1 है, हो गया संक्रामक। तो एक तो ये बनेगा, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, ये वाला भी आ गया बेटा, क्लियर है। और आपके पास में 3 आ गए, 1 2 3 4 5 एलिमेंट आए, 1 2 3 4, एक और कौन सा आया है भाई, 2 1 आया होगा, है ना, ये वाला 2 1 आया ना, जब ये सिमेट्री वाली बात हुई होगी। अब हमारे पास जो बचे हुए हैं, अगर मैं इसको R1 कह दूं, R2 दूसरा निकाल के देखता हूं, तो वो कौन सा बनेगा। अगर इस सेट के अंदर में जैसे 1,1 तो है ही, ठीक है, 2,2 भी है ही, 3,3 भी है ही, 1,2 भी है और 2,1 भी है, ये तो ऊपर वाला ही है ना। अगर जो बचे हुए हैं आपके पास में, जो आपके पास में बचे हुए एलिमेंट्स हैं, अगर उनको भी मैं इंक्लूड करता हूं, सपोज मैंने ये 1,3 कर लिया, ठीक है, अगर 1,3 कराया क्योंकि संबंध सम्मित भी है, तो इसको 3,1 को भी लेके आना पड़ेगा, ठीक है। बचा हुआ है 2, ये वाला 2,3 लेके आया, तो मजबूरी है 3,2 को भी लेके आना पड़ेगा, क्यों, सम्मित है संबंध, ठीक है। अब इसको ध्यान से देख लो भाई, ये एक ऐसा संबंध बनेगा जिसमें ये अवयव भी है जो उसने कहा है, और ये स्वतुल्य भी है और संक्रामक भी है। चेक कर लीजिए इसको जरा ध्यान से, आप इसको ध्यान से देखोगे बेटा, तो ये हमारे पास में ये सारी कंडीशंस को उसकी फॉलो करेगा। तो हमारे पास केवल एक ये और एक ये, R1 एंड R2 ओनली, केवल बेटे 2 ही ऐसे संबंध बनेंगे आपके पास में जो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। तो इसके आंसर है 2, यानी कि 20 का आंसर है 17वें क्वेश्चन का। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो, आराम से कॉपी में करना बैठ के, तो इजीली समझ में आएगा। अब इसमें बेटा एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा 18वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वें क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करें, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, उसने कहा है कि फंक्शन है मेरे पास में, थोड़ा इसको समझ लेना जरूरी है बेटा। 18वां सवाल थोड़ा समझने लायक सवाल है कि f एक फंक्शन है विच इज़ ये R से R में है, रियल नंबर से रियल नंबर है, और कैसे परिभाषित है उसको लिख भी लीजिए। f(x) परिभाषित है ये आपके पास में कैसे, कि इसकी वैल्यू 1 होगी अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 से, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा अगर x इज इक्वल टू आ जाए 0 के, और आपके पास में -x 1 होगा अगर x छोटा रहेगा 0 से। तो ये इसने फंक्शन को इसने ब्रेक करके दिया है, फंक्शन को 3 हिस्सों में तोड़ करके दिया है। हमें कोई दिक्कत ना, हम इसके बारे में बात कर लेंगे। और इस फंक्शन को हम पता चिन्ह फलन कहते हैं, जो कि हमने पहले भी एक बार बताया था, डिस्कशन इसका किया था, और वीडियो भी है मेरी इस पर स्पेशल एक। इसे सिग्नम फंक्शन कहते हैं आपके पास में, सिग्नम फंक्शन आपके पास में इसका नाम होता है इंग्लिश में। और बात दूसरी करी है उसने, एक सेट और है, एक रिलेशन, सॉरी एक फलन और दिया है g, जो r से r में ही है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन है कि gx जो है वो आपके पास में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है।
ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन होता है, ये आपको पता ही है। अगर कभी ऐसा आ जाए 1.2 का हमें ये लेना पड़े तो इसकी वैल्यू 1 आती है, ठीक है। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब जो इसके आसपास का इंटीजर आ जाएगा वो आएगा। इसको मैंने पहले बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप लोग इसको देखिएगा। पुरानी वीडियोस जो 16 वीडियो हम बना चुके हैं, इसमें 15 वीडियो पहले डिस्कस किए हैं। ये सारे टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं पीछे, कहीं ना कहीं सब क्वेश्चंस आए हैं पीछे, ठीक है। चलिए, और हमारे पास में हमें कह रहा है कि FOG, ये जो चीज़ दो चीज़ हैं FOG तथा GOF आपके पास में अंतराल दिया है, इन्होंने इंटरवल दिया है। अंतराल बात करते हैं अभी, 2 मिनट हो गए। अंतराल 0,1, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है यार। जो नई बुक्स NCERT की आ रही है हिंदी वाली, मैं आपको बता दूं, उसमें इस इंटरवल को उसने ये दिया है ओपन इंटरवल ऐसे करके, सॉरी क्लोज इंटरवल ही करके, जबकि ये इंटरवल पुरानी किताब के हिसाब से देखा तो ये ऐसा है, इधर से ये ओपन है और इधर से ये क्लोज है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, अपनी बुक्स के अंदर सही कर लीजिएगा कि ये इंटरवल इस तरीके से है, ठीक है। इसका मीनिंग मैं अभी समझाऊंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को ये देखना कि संपाति है, यानी कौन कौन संपाति, ये वाला और ये वाले संपाति कौन साइड करते हैं आपके पास में। तो संपाति होने का मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट पे, यानी कि एक के ऊपर एक आ गया, ठीक है, वो संपाति हो जाते हैं। उसको चेक करने के लिए एक सिंपल सा तरीका रहेगा हमारे पास में कि हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे इस इंटरवल के अंदर और देखेंगे कि क्या कंडीशन बनती है, उसके आधार पर हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो हम इसको देखते हैं क्या ये संपाति है या नहीं है। इसको देखने के लिए थोड़ा जगह चाहिए मेरे को, तो मैं इस हिस्से को थोड़ा रफ कर लेता हूँ ताकि स्पेस आ जाए और हम अपना काम शुरू कर सकें, ठीक है। जगह हमें मिल जाए। इंटरवल यहाँ लिख लेते हैं ये वाला, कि किस इंटरवल की बात हो रही है। ओपन, इधर से ओपन इंटरवल 1 पे क्लोज है, इसका मतलब मैं अभी समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले बेटे मैं fx की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हल कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, सवाल को थोड़ा समझने का प्रयास करें। fx से बात करते हैं। fx इज इक्वल टू, fx की डेफिनेशन कई सारी है बेटा, कि 0 से बड़ा ही होगा तो ये होगा, इक्वल होगा तो ये होगा, छोटा होगा तो ये होगा। बट हम लोग बात कर रहे हैं कि जब x वैल्यू ले रहा है इसमें से, इस इंटरवल में से। अब ये इंटरवल कहता क्या है, मैं इसको बता दूं आपको, यहाँ पे बता देता हूँ, इंटरवल लिखा भी है कि अगर हमारे पास में 0 है और ये 1 है, ठीक है, इधर से ये ओपन इंटरवल है। ओपन का मतलब आपको पता ही है, ये खुला अंतराल है, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू जो होगी 0 वाली वैल्यू ये कभी नहीं लेगा, मतलब x कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। लेकिन इसके बीच की सारी वैल्यू, जैसे जैसे चौक चल रही है, इसकी बीच की सारी वैल्यूज लेगा और इस 1 को भी लेगा, क्योंकि इधर से ये क्लोज है। इट मीन्स x जो है 0 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, ठीक है। और इस केस के अंदर ये तो 0 से बड़े वाली बात हो गई ना, ये पूरी की पूरी 0 से बड़े वाली बात हो गई, तो इसका मतलब fx की वैल्यू तो 1 रहेगी हमेशा, हमेशा fx इज इक्वल टू 1 रहेगा। यदि यहाँ पे लिख दीजिए, यदि आपके पास में, अगर हम यदि x की वैल्यू बेटे इस इंटरवल में से लेकर के चलें, ठीक है, इसमें से। अब हमारा fx तो निकाला है स्पष्ट रूप से इस इंटरवल के अंदर, हमें इस इंटरवल में तो कह रहा, वो कह रहा है कि इस अंतराल में बताओ इस संपाति है नहीं है, कि इस अंतराल में मैंने fx की वैल्यू निकाल ली। अब मैं निकालूंगा gx। अब जब हम gx निकालेंगे तो इस इंटरवल में हम gx की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। आपके पास में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इस सेट को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, अगर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रहे, कि इसको मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ 0,1 की यूनियन, अगर मैं इस सेट 1 में कर दूँ इस तरीके से, यानी कि मैंने इसको अलग से थोड़ा सा तोड़ के लिख लिया ताकि मैं दो चीज़ें डिस्कस कर पाऊँ। कि जब आपके पास में जब x वैल्यू, मतलब कहने की बात मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए दोबारा से थोड़ा सा ग्राफ से बताता हूँ कि ये 0 है, ये तो वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं कतई भी, ये हमारे पास में 1 है इधर की तरफ, है ना, ये 0 है और ये 1 है। तो हम क्या करें, एक बार मैं डिस्कस करूँ सिर्फ यहाँ तक, यहाँ से चल के यहाँ तक का, यानी कि ये तो हिस्सा है ये वाला, बिल्कुल ठीक, जिसमें ये थोड़ा सा मैंने चौक को थोड़ा सा कलर इसका गाढ़ा सा किया, थोड़ा ये ज़्यादा डार्क कर दिया, मोटी लाइन बना दी। और ये जो आपके पास में ये जो 1 है ये वाला है, यानी कि ये अलग सा सेट है। तो मैं दो चीज़ें डिस्कस करूंगा कि अगर हमारे पास में x की वैल्यू हम लेके चलें ओपन इंटरवल इसमें से, यानी कि इसके बीच में क्या हालत रहेगी आपके पास में, ठीक है। और अगर हम x की वैल्यू इज इक्वल टू लेके चलें 1 से, तो ये दो चीज़ें लेकर के चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर इस वाले केस की हम लोग बात करें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, वो 0 बनेगा,
इस फंक्शन, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक का फलन है, अगर इस हिस्से की हम लोग बात करेंगे तो कहीं से भी वैल्यू लेंगे तो इसका जो नियरेस्ट इंटीजर बनेगा वो 0 बनेगा इस वाले केस में, ठीक है। लेकिन अगर हम x इजिकल टू 0 लेके चलें, सॉरी x इजिकल टू 1 लेके चलें, x इजिकल टू 1, तो जब 1 लेके यहाँ पे चलेंगे तो 1 का इंटीजर तो 1 ही आ जाएगा ना बेटा। तो हमारे पास कंडीशन बनी कि अगर x की वैल्यू 0 1 ओपन इंटरवल 0 1 से लेके चलें तो हमारे पास में 0 वैल्यू आएगी, अगर x इजिकल टू 1 लेके चलें तो वैल्यू gx की 1 आएगी। अब मेरे भाई एक बात सुन ले ध्यान से, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है इंटरवल्स को लेकर के, अंतराल को लेकर के, वास्तविक संख्याओं के इंटरवल को लेकर के, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आपके मेरे इसी चैनल पे इंटरवल नोटेशन, वास्तविक संख्याओं, रियल नंबर एंड इंटरवल नोटेशन के नाम से वीडियो बेटे बहुत इजीली समझाई चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैंने बहुत ढंग से बताई हैं कि इंटरवल ये होता क्या चक्कर है, इसको समझ लेना जरूरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे आगे जाके, अभी तो 12th कर रहे हो, ये अभी नहीं पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम में, आप लोग किसी IIT लेवल का एग्जाम या किसी भी तरीके का एग्जाम देने के प्रयास करोगे मैथमेटिक्स को लेकर के, बेटे ये चीज़ आपको, अगर आज ये चीज़ नहीं सीखी क्लास 12th में तो ये चीज़ आपको बहुत डराएगी बेटा, मैं आपको साफ कह रहा हूँ। तो मेरी सलाह है आप लोग जाइए मेरे चैनल पे, आपको इसकी वीडियो मिलेगी आपके पास में, वास्तविक संख्या का और अंतराल, यानी कि रियल नंबर एंड इंटरवल नोटेशन के नाम से। चलो ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग क्लिक कर लेना, ठीक है, वहाँ से समझ लेना इस चीज़ को पूरा का पूरा। तो अब बात करते हैं हम लोगों को, ठीक है, कि इस इंटरवल में हमने ये दोनों वैल्यूज़ निकाल ली हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं GOF और FOG, इन दोनों की वैल्यूज़ देखते हैं, क्योंकि इन्हीं को हमें देखना कि क्या ये कोइंसाइड करेंगे, क्या ये संपाती होंगे या नहीं होंगे। तो बेटे सबसे पहले मैं इसमें फोग निकालता हूँ, FOGX निकालता हूँ, दैट इज इक्वल टू FOGX। ये क्या बनेगा, चलिए बहुत आसानी से करते हैं बेटे काम को, देखिएगा हमारे पास में FOGX का मतलब क्या होगा, FOGX, ठीक है, इज इक्वल टू FOGX की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या चीज़ बनेगी, हम लोग दो स्थितियाँ तो कंसिडर कर रहे हैं, इसकी दो चीज़ें बनेंगी हमारे पास में, F0, ठीक है, आपके पास में जब x जो वैल्यू लेगा हमारे पास कहाँ से, ये 0,1, मैंने कुछ नहीं किया बेटा इसमें, सिर्फ मैंने gx की वैल्यू पुट की है, बाकी और कुछ नहीं, gx क्योंकि मैंने gx की वैल्यू पुट की है तो मैंने सिर्फ ये काम किया है। इसी तरीके से हमारे पास में f1 हो जाएगा, क्योंकि 1 है, f1 हो जाएगा जब x जो है बराबर रहेगा 1 से, ठीक है। और इसको थोड़ा सही किया जाए अगर बेटा, तो f0 की वैल्यू क्या होगी, f0 की वैल्यू क्या होगी, जब हम लोग इसमें f इजिकल टू x इजिकल टू 0 भरेंगे तो 0 आएगी ना वैल्यू, 0, ठीक है। और f1 की वैल्यू कितनी होगी, f1 की वैल्यू जब 1, यानी कि ये x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो बेटे 1 आएगी, यानी कि ये कंडीशन है कि जब x बिलोंग कर रहा है 0,1, ये ओपन इंटरवल है और x इजिकल टू 1 पे ये स्थिति बनेगी, ठीक है। अब एक चीज़ और डिस्कस करते हैं हम लोग, गोफ डिस्कस करते हैं, क्या गोफ, चलिए फोक डिस्कस किया, आप गोफ की बात करते हैं, GOFX दैट इज इक्वल टू G ऑफ FX, ठीक है। G ऑफ FX की वैल्यू कितनी है, वो तो हर एक केस में जाकर के GX की जो वैल्यू है बेटा वो तो हमारे पास में 1 बन रही है, ये देखो हमने इस इंटरवल में, जिस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं उसमें FX की वैल्यू 1 बन रही है, तो यहाँ पे 1 भरोगे और G1 कितना बनेगा, G1 आपके पास में कितना बनेगा, G1 डेफिनेशन कहती है कि जब x इजिकल टू 1 होता है तो ये 1 आ जाता है, तो हम इसको 1 कह देते हैं, तो ये हमारे पास में आया गोफ, ठीक है, x, ये चीज है और ये चीज है F4। अब इन दोनों चीजों को आप देख लीजिए, क्या ये कोइंसाइड कर रहे हैं इस इंटरवल में, इस इंटरवल के अंदर 0,1 के अंदर गोफ तो दे रहा है 2 वैल्यू, सॉरी फोक तो दे रहा है 2 वैल्यू 0 और 1, लेकिन गोफ बेटा एक वैल्यू दे रहा है सिर्फ 1, ठीक है। क्या ये एक दूसरे का ओवरलैप करेंगे, अगर केवल ये गोफ भी 1 वैल्यू देता, जैसे ये 1 दे रहा है यहाँ पे, और ये ना देता तो हम कहते हैं ये संपाती होंगे, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास में 2 वैल्यूज दे रहा है डिफरेंट और वो एक ही वैल्यू दे रहा, तो हम कहेंगे कि ये दोनों संपाती नहीं होंगे। तो इसको कह सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे कह सकते हो, चूंकि हमारे पास में ऊपर से हम लिख सकते हैं, बस लिखो यार सीधा, क्यों परेशान हो, संपाती नहीं होंगे, क्योंकि हमने पूरा
पूरा डिस्कशन कर तो दिया है ऊपर, नहीं होंगे, क्योंकि हमने देख लिया यार, ये सिंपल सी बात है, बार बार रिपीट करने से कोई फायदा थोड़ा ही है। आप जिसको समझना होगा वो समझ लिया होगा जिसने, ठीक है बेटा, जो ध्यान से देख रहा होगा उसको समझ आ गया होगा तुरंत। आप देख करके इसको करिएगा। इसमें सिर्फ एकमात्र क्वेश्चन बचा बेटा 19। चलिए बेटा बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बड़ी खुशी हो रही है, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन चैप्टर खत्म होने का मतलब ये नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना बेटा चैप्टर खत्म नहीं करना, आप लोगों को दिमाग में छाप देना अपने चैप्टर। 16 वीडियो मेहनत से बनाई है, 16 की 16 वीडियो में एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन को कराया गया है। आप लोग चाहता हूं कि नंबर इसमें से जितने भी क्वेश्चन आए कभी छोड़ो ना आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग मेरी इच्छा की पूर्ति जरूर करोगे, ठीक है। ये कहा समुच्चय हमारे पास में अगर ए बी हो, समुच्चय हमारे पास में ए बी हो, ये कोई सेट है, इसको नाम दे दूं मैं ए, में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी आपके पास में, यानी कि इससे द्विआधारी संक्रिया क्या होती है, स्टार, अगर हम एक क्रॉस ए से लेके चले तो यही तो होता है हमारे पास में ए में, यही तो द्विआधारी संक्रिया हैं कि हम अगर इसके 2 एलिमेंट लेकर के चले, ए के 2 एलिमेंट लेकर के चले, ए कोमा बी, और इनके बीच में जो स्टार लगाने के बाद में जो रिजल्ट निकल करके आया वो भी ए में अगर चला जाए तो हम कहते हैं कि द्विआधारी संक्रिया। बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था पहले वीडियोज के अंदर, ठीक है, इसलिए थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, खुशी भी है चैप्टर खत्म होने की। समुच्चय ए बी की कितने द्विआधारी संख्याएं हमारे, कितनी द्विआधारी संक्रियाएं बन सकती हैं, चलिए बात करते हैं, 2 मिनट में चर्चा करते हैं। वैसे तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सोच लेते हैं, ठीक है, कि इसमें से कैसे ऑपरेट, जैसे अगर मैं ए को ए के साथ ऑपरेट करूं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, तो रिजल्ट 2 बनने चाहिए, या तो आएगा ए या आएगा बी। सोच लीजिए इस चीज को बेटा भाई, अगर तभी तो द्विआधारी होगा, स्टार अगर इसी में से, तो रिजल्ट जो आना चाहिए इसी में से। ऐसे अगर ए स्टार बी लेकर के चलूंगा तो भी आपके रिजल्ट 2 बनने चाहिए, या तो बनेगा ए या बनेगा बी। या लेके चलूं मैं बेटा बी स्टार ए लेके चलूं तब भी मेरे पास में रिजल्ट 2 आएंगे, या ए या बी। अगर मैं बी स्टार बी लेके चलूं तब भी रिजल्ट 2 आने चाहिए, ए या बी। तो कितने तरीके हैं, कितने तरीके हैं, इसमें भी 2 रिजल्ट मिल रहे 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 हैं। तो आप लोग कहोगे गुरुजी ये कि सर जी 8 मिलेंगे, जो कि बिल्कुल गलत बताओगे आप आंसर। इस तरीके से देखने से 8 लग रहे हैं आप लोगों को, लेकिन 8 नहीं बेटे, ज़्यादा बनेंगे। क्यों ज़्यादा क्यों बनेंगे, उसमें भी हम लोग गणित लगाते हैं, मैथमेटिक्स से ही क्लियर होगी चीज़ें, ठीक है। ये एक काम है, ध्यान दीजिए, ये एक काम है जो 2 विधियों से हो पा रहा है या फिर 2 रिजल्ट दे रहा है। तो ये भी एक काम है जो 2 तरीके से हो पा रहा है। आपने एक क्रमचय संचय, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, या फिर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। 2 घटनाएं, 2 टाइप की घटनाएं होती हैं, परस्पर स्वतंत्र इंडिपेंडेंट और परस्पर अपवर्जी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। अपवर्जी घटनाएं और आपके पास में स्वतंत्र घटनाएं, ये घटनाएं स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें अगर ये घटना घटित हो गई, यानी कि अगर ये रिजल्ट आता है ये वाला, तो नीचे वाले नहीं आएंगे, ये भी आएंगे। उन घटनाओं को हम स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं जिन घटनाओं का आपस में कोई रिलेशन ना हो। जिस तरीके से अगर हम लोगों ने सिक्का उछाला, सिंपल एग्जांपल लेकर के खत्म कर रहे हैं चैप्टर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करके, सिक्का उछाला तो हेड आने और टेल आने की 2 घटनाएं बनेंगी, ठीक है। ये घटनाएं कैसी हैं, ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं, क्योंकि अगर हेड आ गया तो टेल कभी नहीं आ सकता, ठीक है। तो टेल कभी नहीं आ सकता, तो उस ऐसी घटनाएं जिसमें एक घटना घटित होने से बाद की घटनाएं जो हैं आपके पास में घटित नहीं हो सकती, तो वो होती हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं, और उनका कैलकुलेशन हमेशा ही जोड़ करके किया जाता है। तो हम इनको जोड़ते अगर घटना ऐसी होती, लेकिन ये घटना अपवर्जी ना होकर के स्वतंत्र है, क्योंकि अगर ये घटना घटित हुई तो ये जरूरी नहीं कि नीचे वाली घटित ना हो। तो उन घटनाओं को जो स्वतंत्र होती हैं उनको हम गुणा करके रिजल्ट निकालते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये आपके पास में 16 इसका आंसर बनेगा। कितना बनेगा, 16 इसका आंसर बनेगा। एक शॉर्ट ट्रिक भी ध्यान रखिए, अगर आपको कभी ये दिमाग में ना आए, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। वैसे एक इसका जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या, वो हमेशा होता है 2 की पावर n,
2 की पावर n। अरे ये n क्या होता है, जिस सेट, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, कितने हैं इसके अंदर, 2 एलिमेंट है। तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो 2 टू दी पावर 2 दैट इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 दैट इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। चेक कर लीजिए बेटा, खत्म, चैप्टर खत्म, चैप्टर बहुत आसानी से खत्म हो गया। संबंध फलन, ठीक है, NCERT अब आपके पास में है 16 वीडियो में। 16 वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर है। आप लोग कभी भी देखेगा, एग्जाम के समय देखेगा, जब भी देखेगा आपके सामने ये हमेशा उपलब्ध रहेगा मेरे चैनल पर। अगर बेटे आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, गणित अच्छा लगता हो, अच्छे नंबर लाने चाहते हो, तो बेटे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोग नए हैं तो, ठीक है, और शेयर अगर आपका मन करता है तो शेयर कीजिए। शेयर करोगे तो आपके और फ्रेंड्स को भी लाभ मिलेगा और हम लोगों को मज़ा आएगा, क्योंकि वो लोग जुड़ते हैं, जब लोग पब्लिक इकट्ठी होती है तो मज़ा तो सभी को आता है भाई, ठीक है। तो बेटे आज के लिए इतना ही। नए चैप्टर के साथ फिर से आपके सामने एक वीडियो लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।